नमस्ते। वेलकम टू सुन लो यूपीएससी। यार कभी कभी ये करंट अफेयर्स एकदम भूल भुलैया जैसे लगते हैं ना, स्पेशली जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। कहाँ से शुरू करें, क्या वाकई इंपॉर्टेंट है। खैर, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। आज है 17 सितंबर 2025 शाम के 6 बजे, और हमने आपके लिए बेस्ट सोर्सेज पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और वो ज़रूरी सरकारी वेबसाइट से सारी जानकारी जुटाई है। हाँ बिल्कुल, हमने सब कुछ खंगाल डाला है ताकि आपको सबसे डिटेल्ड, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिल सके। बिल्कुल। हमारा मिशन आज की जो भी की इवेंट्स हैं उनको पीस बाय पीस खोलना, सारे डॉट्स कनेक्ट करना, हर एक एंगल समझना, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस, कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। देखो बॉस, ये डिस्कशन लंबी होगी, कम से कम 40 मिनट तो मान के चलो। हाँ, शायद 60 मिनट तक भी जा सकती है, क्योंकि हमारा गोल सिंपल है। इस सेशन के बाद इन टॉपिक्स पर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। एग्जैक्टली। तो अपनी चाय, शायद कुछ स्नैक्स लेके आराम से बैठ जाओ और चलो ज्ञान के इस समंदर में एकदम अंदर तक चलते हैं। रेडी? लेट्स डू दिस। तो आज का एजेंडा क्या है? व्हाट हैव वी गॉट लाइंड अप? चलो जल्दी से मेजर थीम्स देख लेते हैं। पहला, गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज, शासन और सामाजिक मुद्दे। हम सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा 2025 के लेटेस्ट एडिशन को डाइसेक्ट करेंगे। यह सिर्फ सफाई अभियान है या कुछ और भी चल रहा है? दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। स्पॉटलाइट रहेगा इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस पर, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर। क्या कोई डील होने वाली है या अभी भी पेच फंसा हुआ है? वो डबल गेम क्या है वो समझेंगे। हाँ, ये वाला इंटरेस्टिंग है। तीसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा। एक सेंसिटिव लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक। वैष्णो देवी पिलग्रिमेज रिजम्पशन, वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा की बहाली उस दुखद लैंडस्लाइड के बाद। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है यहाँ, और क्लाइमेट चेंज का। काफी अहम मुद्दा है ये। चौथा, इकोनॉमी एंड अर्बन गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था और शहरी शासन। मुंबई से बड़ी खबर, रेगुलेशन ऑफ बाइक टैक्सीज, बाइक टैक्सी का विनियमन। अरे, सरकार ने बैन से रेगुलेशन तक का सफर क्यों तय किया, और ये फिक्स्ड फेयर का क्या मतलब है? इस पर बात करना जरूरी है। पांचवा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राज्यव्यवस्था और शासन। हम नेशनल हेराल्ड केस में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, नवीनतम घटनाक्रम है, उन्हें ट्रैक करेंगे। कोर्ट में क्या चल रहा है, ड्यू प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। और हाँ बिल्कुल, आखिर में हमारे यूजुअल पावर पैक्ड सेगमेंट्स, मोटिवेशन बॉक्स, प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली क्विज और रिवीजन फ्लैश कार्ड्स, ताकि आपकी लर्निंग एकदम पक्की हो जाए। तो चलो फिर पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। 1. गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज, शासन और सामाजिक मुद्दे। सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा 2025। ओके, पहला टॉपिक। ये सीधा जोड़ा है प्राइम मिनिस्टर के 75th बर्थडे से। गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी ने एक सेवा पखवाड़ा शुरू किया है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, मतलब एक फोर्टनाइट ऑफ सर्विस, सेवा का पखवाड़ा। और इसी के अंडर स्वच्छता ही सेवा 2025 का 9th एडिशन भी लॉन्च हुआ है। ये सेवा पखवाड़ा का फंडा क्या है, और स्वच्छता ही सेवा इस बार क्या खास कर रहा है, जरा डिटेल में बताइए। बिल्कुल, चलो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये सेवा पखवाड़ा, जैसा नाम से पता चल रहा है, एक फोर्टनाइट ऑफ सर्विस है। अच्छा। सेवा का पखवाड़ा है, ये अब बीजेपी का एक तरह से एनुअल फीचर बन गया है, जो प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे के आसपास होता है। अच्छा। फंडामेंटली ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो है ही, लेकिन गवर्नेंस के नजरिए से भी इंटरेस्टिंग है। कोर आइडिया ये है कि पार्टी कैडर और गवर्नमेंट मशीनरी को सेवा यानी पब्लिक सर्विस, जन सेवा और वेलफेयर एक्टिविटीज, कल्याणकारी गतिविधियों की थीम के इर्द गिर्द गैल्वेनाइज, उत्तेजित किया जाए। ओके। इस टाइम को यूज किया जाता है मोमेंटम गति बनाने के लिए, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स को पुश करने के लिए, उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए, और बड़े स्केल पर सोशल कैंपेन, सामाजिक अभियान ऑर्गेनाइज करने के लिए। सोच लो, एक फोकस्ड नेशन वाइड ड्राइव जैसा है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज को एक कॉमन थ्रेड, सेवा से जोड़ा जाता है। अब आते हैं स्वच्छता ही सेवा यानी SHS पर। यह स्वच्छ भारत मिशन SBM का एक इंटीग्रल पार्ट है। SBM याद है ना, अक्टूबर 2, 2014 को लॉन्च हुआ था। हाँ बिल्कुल याद है। तो अब SBM की जर्नी समझना जरूरी है, क्योंकि SHS उसी का एक टूल है। SBM फेज 1 2014 to 2019। इसका मेन ऑलमोस्ट सिंगल फोकस था इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री,
खुले में शौच मुक्त यानी ODF बनाना। हाँ, टॉयलेट्स वाला। हाँ, कैसे? मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स बनाकर और सबसे ज़रूरी बिहेवियर चेंज प्रमोट करके, ताकि लोग उन्हें यूज़ करें। इसमें ज़बरदस्त पॉलिटिकल विल थी, बहुत रिसोर्सेज लगाए गए और काफ़ी हद तक ODF स्टेटस अचीव भी हुआ, कम से कम कागज़ पर तो ज़रूर, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट थी। सही बात है। SBM फेज 2, SBM 2.0 जो 2020-2021 से शुरू हुआ, अब मिशन नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। फोकस शिफ्ट हुआ है ODF को सस्टेन करने पर और ODF से आगे बढ़ने पर, मतलब होलिस्टिक क्लेanलीनेस, समग्र स्वच्छता और सस्टेनेबल सैनिटेशन गोल्स, स्थायी स्वच्छता लक्ष्य की तरफ। अच्छा, तो अब आगे क्या? इसमें क्या क्या आता है? मेजर कंपोनेंट्स हैं सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, SLW, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी कचरा मैनेज करना, वेस्ट वाटर मैनेज करना। फिर आता है फेकल स्लज मैनेजमेंट, FSM, जो सेप्टिक टैंक और सिंगल पिट से निकलता है, उसका सेफ डिस्पोजल और ट्रीटमेंट। और ODF स्टेटस के ऊपर के लेवल्स अचीव करना। ODF प्लस, ODF प्लस प्लस और वाटर प्लस शहरों और गांवों के लिए। ये प्लस 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 वाटर प्लस क्या? देखो, ODF प्लस मतलब ODF स्टेटस मेंटेन्ड है, प्लस सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेशनल है। ODF प्लस प्लस मतलब ODF प्लस स्टेटस मेंटेन्ड है, प्लस फीकल स्लज या सेप्टेज का सेफ मैनेजमेंट हो रहा है। ओके। और वाटर प्लस ये शहरों के लिए हाईएस्ट लेवल है, मतलब ODF प्लस प्लस है, प्लस जो वेस्ट वाटर निकल रहा है जैसे सीवेज या नालियों से, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है एक सैटिस्फैक्ट्री लेवल तक, उसे पर्यावरण में छोड़ने से पहले, और ट्रीटेड वेस्ट वाटर का रीयूज भी हो रहा है। समझ गया, काफी डिटेल्ड है ये तो। हाँ, तो अब SHS 2025 पर आते हैं। ये जो SHS है, ये SBM का एनुअल जन आंदोलन यानी मास मूवमेंट कंपोनेंट है। हर साल इसका फोकस थोड़ा अलग होता है। मेन पर्पस है लोगों की भागीदारी यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन को रीइन्विगोरेट करना, क्लीनलीनेस को एक कांस्टेंट बज़ बनाना। इस साल का फोकस बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स यानी स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों को आइडेंटिफाई करके ट्रांसफॉर्म करना। ये CTUs क्या हैं? बेसिकली ऐसी जगह जो विजुअली बहुत गंदी हैं, निग्लेक्टेड हैं, अक्सर हार्ड टू रीच एरियाज हैं। जैसे पुराने कचरे के ढेर यानी लेगेसी गार्बेज डंप्स, रेलवे ट्रैक्स के आसपास की गंदी जगहें, बस स्टैंड्स, मार्केट्स, डिग्रेडेड लैंड्स, बंजर भूमि, टूरिस्ट स्पॉट्स जो गंदे हो जाते हैं। आइडिया है कि इन स्पेसिफिक आंखों को चुभने वाली जगहों को टारगेट करके श्रमदान, स्वैच्छिक श्रम और दूसरी एक्टिविटीज से ट्रांसफॉर्म किया जाए। अच्छा, तो मतलब अब सिर्फ सिंबॉलिक झाड़ू लगाने से आगे बढ़ गए हैं। फोकस रियल टफ इश्यूज पर है। जैसे आपने कहा लेगेसी गार्बेज डंप्स। अरे हाँ, सोर्स में दिल्ली का भलसर डंप साइड मेंशन है। वो तो कचरे का पहाड़ है एकदम, और यूनियन मिनिस्टर खुद वहां जा रहे हैं। सीरियसली, कचरे के पहाड़ से सीधी टक्कर। ये तो SBM की सीरियसनेस दिखाता है बॉस। इसे टॉयलेट यूज करना से आगे बढ़कर सिस्टेमिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल और क्रिटिकली कैपिटल इंटेंसिव अर्बन एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस कर रहा है। भलसवा जैसे लेगेसी वेस्ट साइट्स को रेमेडिएट करना, यानी वहां से डेकेड्स का जमा कचरा हटाना, उसको प्रोसेस करना, लैंड को रिक्लेम करना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे बायोमाइनिंग या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स चाहिए, और सॉलिड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। सही बात है। तो जब यूनियन मिनिस्टर ऐसी साइट पर जाते हैं SHS के अंडर, ये एक पावरफुल सिग्नल भेजता है कि गवर्नमेंट इन डिफिकल्ट लॉन्ग टर्म चैलेंजेस को टैकल करने के लिए कमिटेड है। ये अब सिर्फ लो हैंगिंग फ्रूट वाली बात नहीं रही। ये बात तो सही है। पहले फेज में फाउंडेशन बनाया, अब बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, जो ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये सेवा पखवाड़ा में सिर्फ सफाई ही हो रही है या और भी कुछ? नहीं, और यही इसका मेन हाईलाइट है, थीमेटिक कन्वर्जेंस। ये सिर्फ सैनिटेशन तक लिमिटेड नहीं है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज की कई स्कीम्स और इनिशिएटिव्स को एक साथ इसी सेवा थीम के अंडर लॉन्च या हाईलाइट किया जा रहा है। इट्स लाइक एन अम्ब्रेला कैंपेन। अच्छा, जैसे क्या? सोर्सेज में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक तो सैनिटेशन, स्वच्छता, SHS 2025 तो है ही, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MUA और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन DDWS मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जॉइंट इनिशिएटिव है। हाँ, ये तो पता। दूसरा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और पोषण, एक कैंपेन लॉन्च हुआ है मध्य प्रदेश के धार से, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। प्लस
8th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ भी इसी पखवाड़े के दौरान शुरू हुआ है। और डेटा देखो, 1 लाख यानी 1 लाख से ज्यादा हेल्थ कैंप्स नेशन वाइड ऑर्गेनाइज हो रहे हैं इस दौरान। सोचिए कितना बड़ा आउटरीच है। अरे वाह। 1 लाख कैंप्स। तीसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। फिर से धार एमपी में एक पीएम मित्रा पार्क का इनॉग्रेशन हुआ है। पीएम मित्रा मतलब प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स कपड़ा मंत्रालय की स्कीम है। इसका विजन है 5F। 5F ये क्या है? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। एसेंशियली ये कोशिश है कि इंडिया में बड़े स्केल पर मॉडर्न इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएं जो पूरी वैल्यू चेन यानी मूल्य श्रृंखला को एक जगह लाएं। स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग, सब कुछ। इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, स्केल बढ़ेगा और उम्मीद है कि मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इंडस्ट्री के लिए भी कुछ है मतलब। चौथा, ट्राइबल हेल्थ एंड वेलफेयर, जनजातीय स्वास्थ्य और कल्याण। सोर्सेज मेंशन करते हैं कि 10 मिलियन यानी 1 करोड़ सिकल सेल स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। याद है ना, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, जिसका टारगेट 2047 है, ये उसी का पार्ट है। हाँ याद है। का शुभारंभ हुआ है। इसके डिटेल सोर्सेज में नहीं है, पर नाम से लगता है ये ट्राइबल कम्युनिटी के वेलफेयर, कल्याण, शायद स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास या कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण से रिलेटेड होगा। वाओ, मतलब एकदम बुके ऑफ इनिशिएटिव्स। एक ही थीम सेवा के नीचे हेल्थ, सैनिटेशन, इंडस्ट्री, ट्राइबल वेलफेयर सब आ गया। दिस फील्स लाइक अ स्मार्ट गवर्नेंस मूव। एक तो सारी स्कीम्स को एक साथ विजिबिलिटी मिलती है, दूसरा मिनिस्ट्रीज के बीच में भी शायद बेटर कोऑर्डिनेशन होता होगा इससे। नो मोर वर्किंग इन साइलोज, राइट? सब एक ही गाड़ी में सवार। एग्जैक्टली यही पोटेंशियल अपसाइड है। एक फ्रैगमेंटेड, साइलोड अप्रोच, पृथक दृष्टिकोण से हटकर जहां हर मिनिस्ट्री अपना काम करती है, एक ज्यादा होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड अप्रोच, समग्र एकीकृत दृष्टिकोण की तरफ। ये एक यूनिफाइड नैरेटिव, एकीकृत विमर्श क्रिएट करता है कि गवर्नमेंट सेवा कर रही है अक्रॉस सेक्टर्स। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एंगल ले यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, द फेडरलिज्म, संघवाद एंगल। देखो, पीएम मध्य प्रदेश से सेंट्रल इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहे हैं। उसी समय सोर्सेज मेंशन करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की है, वो 500 क्रेचेस, शिशुगृह लॉन्च कर रही हैं विमेन लेबरर्स के बच्चों के लिए। उनके सीएम एक ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी यूनिट मास कैटरैक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद सर्जरी प्लान कर रही है। ओह, दैट्स सुपर इंटरेस्टिंग। तो मतलब एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नेशनल स्कीम्स पुश कर रही है सेवा बैनर के अंदर, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें, चाहे सेम पार्टी की हों या डिफरेंट, वो भी अपने लेवल पर सिमिलर एक्टिविटीज कर रही हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद भी हुआ, जहां सेंटर और स्टेट साथ काम कर रहे हैं कॉमन थीम पर। और शायद थोड़ा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी, हर स्टेट यूनिट अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की कोशिश कर रहा है, अपनी अचीवमेंट्स शोकेस कर रहा है। दिस इज फैसिनेटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ गवर्नेंस एक्चुअली वर्क्स ऑन द ग्राउंड। प्रिसाइजली, ये बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि नेशनल पॉलिसीज और थीम्स कैसे जमीनी स्तर पर एक्शन में तब्दील होती हैं। इसमें सेंटर, स्टेट्स, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी मशीनरी और यहाँ तक कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले शामिल है। सही है। ये गवर्नेंस, डिलीवरी, शासन वितरण के प्रैक्टिकल मैकेनिक्स को दिखाता है इंडिया के मल्टी लेयर्ड फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस डायनामिक को समझना, कैसे कन्वर्जेंस होता है, कैसे फेडरल यूनिट्स इंटरैक्ट करते हैं, कैसे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स गवर्नेंस एक्शंस के साथ अलाइन होते हैं, ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को एनालाइज करने के लिए वाकई बहुत जरूरी है। 2. इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस। ओके, चलो अब फोकस शिफ्ट करते हैं डोमेस्टिक गवर्नेंस से ग्लोबल स्टेज पर। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं, उसमें कुछ अपडेट है। न्यू दिल्ली में टॉक्स हुई हैं, क्या लग रहा है, कुछ प्रोग्रेस हुआ है? ऑफिशियल लाइन तो है कि टॉक्स पॉजिटिव थिंग, बट इज द डील रियली क्लोज या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक टॉक है? पॉजिटिव, सकारात्मक, वो तो स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक वोकैब्युलरी है ना। हाँ, बातचीत तो हुई 16 सितंबर को। इंडिया की साइड से थे स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से, और यूएस साइड से चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच,
यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस से। ऑफिशियल स्टेटमेंट यही था कि बातचीत पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग रही और दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि इंटेंसिफाई एफर्ट्स, प्रयास तेज करेंगे ताकि जल्दी से एक ट्रेड डील कंक्लूड हो सके। इंटेंसिफाई एफर्ट्स मतलब कोशिश जारी रखेंगे। लगता है मिले, चाय समोसा खाया और फिर से मिलने का वादा किया। स्पेशली जब सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि यूएस ने इंडिया पर कुछ एक्स्ट्रा प्यूनिटिव टैरिफ, अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाए हुए हैं क्योंकि इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहा है। तो फिर ये पॉजिटिव कैसे हुआ? कुछ तो पर्दे के पीछे चल रहा है। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी, स्पेशली ट्रेड डिप्लोमेसी। इंडिया और यूएस जैसे दो बड़े कॉम्प्लेक्स पार्टनर्स के बीच जो हम यहाँ देख रहे हैं वो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है ड्यूअल ट्रैक डिप्लोमेसी का। चलो इन दो ट्रैक्स को समझते हैं। हाँ, बताइए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना फ्रेंड कहा। अच्छा। ये ट्रैक किस लिए है? इट्स अबाउट मैनेजिंग द एटमॉस्फेयर्स। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप स्ट्रांग है। ये पब्लिक परसेप्शन बनाए रखना, भले ही स्पेसिफिक डिसएग्रीमेंट्स हों। ये टॉप लेवल कनेक्ट दिखाना जरूरी है ताकि एक्चुअल नेगोशिएटर्स के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने। और ये दोनों कंट्रीज में डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग होती है। बेसिकली देखो, लीडर्स के बीच सब चंगा सी। समझ गया, ऊपर ऊपर सब ठीक दिखाने के लिए। ट्रैक 2, द निटी ग्रिटी इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशंस ट्रैक, बारीकियों वाली हित आधारित वार्ता ट्रैक। यहां असली दाव पेच चल रहा है। बंद दरवाजों के पीछे जो डेलीगेशंस बैठते हैं वहां होती है हार्ड बार्गेनिंग, कठोर सौदेबाजी। और इश्यूज वही पुराने कांटेदार इश्यूज जो सालों से टॉक्स को स्लो किए हुए हैं। कौन से इश्यूज? देखो, यूएस कंसर्न्स, अमेरिका की लिस्ट लंबी है। उन्हें इंडिया के हाई इंपोर्ट टैरिफ से प्रॉब्लम है, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पाद और डेयरी प्रोडक्ट्स पर। वो इनके लिए ज्यादा मार्केट एक्सेस चाहते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन को लेकर कंसर्न्स हैं। इंडिया के डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स को लेकर भी वो खुश नहीं है। और इंडिया की क्या डिमांड्स है? इंडियाज डिमांड्स, भारत की मांगे। इंडिया की भी अपनी डिमांड्स है। हम अपने स्किल्ड प्रोफेशनल्स, कुशल पेशेवर के लिए यूएस मार्केट, अमेरिकी बाजार में आसान एक्सेस, आसान पहुंच चाहते हैं। सोच लो H1B वीजा जैसी चीजें। इंडिया चाहता है कि यूएस अपने कुछ टैरिफ्स, अमेरिकी शुल्क हटाएं या कम करें, स्पेशली स्टील और एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स पर। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, GSP, वरीयता की सामान्यकृत प्रणाली के तहत बेनिफिट्स की बहाली, रिस्टोरेशन। GSP ये क्या था? GSP के अंडर इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स को यूएस मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता था, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हटाया था। इंडिया उसको वापस चाहता है। और फिर एंड द जियोपॉलिटिकल एलिफेंट इन द रूम, भू राजनीतिक हाथी कमरे में, वो प्यूनिटिव टैरिफ्स, दंडात्मक शुल्क जो यूएस ने लगाए हैं, रिपोर्टेडली इंडिया के रशियन ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने से लिंक्ड है यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद। ये अब सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन गया है। समझ गया। तो ट्रैक 1 पर दोस्ती की बातें, फोन कॉल्स, बर्थडे विशेस, और ट्रैक 2 पर असली कुश्ती चल रही है। टैरिफ्स, मार्केट एक्सेस, IPR, GSP और अब ये रशियन ऑयल वाले टैरिफ्स पर। हाँ यार, ये ऑयल टैरिफ्स वाला मुद्दा तो सीधा सीधा जियोपॉलिटिक्स को ट्रेड टॉक्स के बीच में लाना हुआ ना। इट्स लाइक होल्डिंग ट्रेड हॉस्टेज टू फॉरेन पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स। बिल्कुल, जियोपॉलिटिक्स इज द अनस्पोकन नेगोशिएटर यहाँ पर। यूएस ने एसेंशियली एक ट्रेड टूल, ये प्यूनिटिव टैरिफ्स यूज किया है इंडिया के एक मेजर जियोपॉलिटिकल डिसीजन, भू राजनीतिक निर्णय, रशिया से तेल इंपोर्ट जारी रखना पर अपनी नाराजगी जताने के लिए। तो अब कोई भी मीनिंगफुल ट्रेड डील, सार्थक व्यापार सौदा, सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि यूएस एप्पल्स पे इंडिया कितना टैरिफ कम करेगा या इंडियन मैंगोज को यूएस में कितनी एक्सेस मिलेगी। अब डील इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि रशिया वाले इशू पर कोई जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग या कोई फेस सेविंग फॉर्मूला, इज्जत बचाने वाला समाधान निकलता है या नहीं। कोई सोल्यूशन दिख रहा है इसका? एक थिंक टैंक का जिक्र है सोर्सेज में, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक वॉशिंगटन ये ऑयल से जुड़े 25%, 25% प्यूनिटिव ड्यूटी, दंडात्मक शुल्क वापस नहीं लेता, कोई मेजर ब्रेक थ्रू होना मुश्किल है। एक पॉसिबल कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकता है? GTRI सजेस्ट करता है कि शायद
इंडिया यूएस से सिग्निफिकेंटली ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा जैसे LNG खरीदने पर अग्री कर जाए, भले ही वो रशियन ऑयल खरीदना जारी रखे। ये एक टिपिकल जियोपॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है जिससे दोनों साइड्स कुछ क्लेम कर सकें। अच्छा, ये क्लियरली दिखाता है कि आज के टाइम में ट्रेड पॉलिसी इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग एन एक्सटेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हाँ, राइट। जियोपॉलिटिक्स तो डेफिनेटली बड़ा रोल प्ले कर रही है, लेकिन इंडिया के लिए अपना डोमेस्टिक एंगल, घरेलू पहलू भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खास करके फार्मर्स वाला इशू, वो तो हमेशा से सेंसिटिव रहा है। ओह, बिल्कुल क्रूशल। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज द अल्टीमेट रेड लाइन। हाँ। आपको पीएम का इंडिपेंडेंस डे स्पीच याद है? उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा था कि इंडियन फार्मर्स, फिशर फोक और कैटल कीपर्स का हित, उनका वेलफेयर एक नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है और वो किसी भी ऐसी पॉलिसी के खिलाफ वॉल बनकर खड़े हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, ये तो कहा था। अब इसको कनेक्ट करो यूएस डिमांड से। उनकी सबसे बड़ी डिमांड्स में से एक है इंडिया में उनके एग्रीकल्चरल, कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बेटर मार्केट एक्सेस, बाजार पहुंच। ये सीधे सीधे इंडिया के करोड़ों फार्मर्स और डेयरी प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट से टकराता है। इंडिया जैसे लार्ज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में कोई भी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी अफोर्ड नहीं कर सकती जिसका परसेप्शन एंटी फार्मर, किसान विरोधी हो। इलेक्टोरल कॉन्सिक्वेंसेस, चुनावी परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। हाँ यार, ये तो है। अमेरिका में फार्मिंग हाईली सब्सिडाइज्ड और लार्ज स्केल होती है। अगर उनके प्रोडक्ट्स बिना एडिक्वेट प्रोटेक्शन के इंडिया में आ गए तो हमारे छोटे किसानों का क्या होगा? ये तो पॉलिटिकल डायनामाइट है। एग्जैक्टली। तो ये जो रेड लाइन की बात पीएम ने कही, वो सिर्फ एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक, वार्ता की रणनीति नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स अ हार्ड डोमेस्टिक पॉलिटिकल रियलिटी, कठोर घरेलू राजनीतिक वास्तविकता। और यही चीज यूपीएससी एस्पिरेंट्स को समझनी है। इंडिया की फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी, विदेश आर्थिक नीति को उसकी इंटरनल पॉलिटिकल कंपल्शंस, आंतरिक राजनीतिक मजबूरियों से अलग करके नहीं समझा जा सकता। सही। इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय समझौते की जो लिमिट्स हैं, वो सिर्फ वाणिज्य भवन के एसी रूम्स में नहीं, बल्कि इंडिया के खेत खलियानों में भी डिसाइड होती हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? क्या जल्दी कोई बड़ी इंडिया यूएस ट्रेड डील एक्सपेक्ट रहे हैं? देखो, कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए कोर ट्रेड इश्यूज पर लगातार डिसएग्रीमेंट्स, प्लस रशियन ऑयल टैरिफ्स की नई जियोपॉलिटिकल लेयर, प्लस इंडिया की फर्म डोमेस्टिक रेड लाइंस, स्पेशली एग्रीकल्चर पर एक क्विक कॉम्प्रहेंसिव ब्रेक थ्रू, जल्दी व्यापक सफलता बहुत अनलाइकली लगता है। तो फिर क्या हो सकता है? क्या पॉसिबल हो सकता है? शायद कुछ स्मॉलर स्पेसिफिक अग्रीमेंट्स, कम कंटेंशियस इश्यूज पर। इसे कभी कभी मिनी ट्रेड डील, छोटा व्यापार सौदा या अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं। लेकिन एक फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, वो अभी दूर की कौड़ी लगती है। इन टॉक्स का प्रोग्रेस या उसका अभाव इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के ओवरऑल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट बैरोमीटर संकेतक बना रहेगा। 3. डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा, वैष्णो देवी पिलग्रिमेज रिजम्पशन, वैष्णो देवी तीर्थयात्रा की बहाली। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर चलते हैं जो थोड़ा हैवी है, जिसमें ट्रेजेडी, फेथ, गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी सब शामिल हैं। जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में माता वैष्णो देवी श्राइन की पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा आज सुबह 17 सितंबर से रिज्यूम हो गई है। ये यात्रा 22 दिन से बंद थी। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये सबसे लंबा सस्पेंशन था। उस डेवस्टेटिंग लैंडस्लाइड, विनाशकारी भूस्खलन के बाद जो अगस्त 26 को हुआ था। यस, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। वो लैंडस्लाइड जो हेवी रेन्स और पॉसिबली एक क्लाउड बर्स्ट से ट्रिगर हुआ था, उसमें 34 पिलग्रिम्स की जान चली गई और 20 लोग घायल हुए थे। सस्पेंशन जरूरी था सेफ्टी, रेस्क्यू ऑपरेशंस, बचाव कार्य और ट्रैक को क्लियर करने के लिए। हाँ। अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड SMVDSB, जो इस पूरी यात्रा को मैनेज करती है, उन्होंने रिजम्पशन अलाउ किया है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन के साथ। द यात्रा इज सब्जेक्ट टू फेवरेबल वेदर कंडीशंस, अनुकूल मौसम की स्थिति के अधीन। ये कंडीशन अपने आप में बता रही है कि अब अप्रोच ज्यादा कॉशियस है, रिस्क को लेकर ज्यादा अवेयरनेस है। राइट। ये श्राइन बोर्ड SMVDSB, इसका रोल क्या है एग्जैक्टली? और इस पूरे इंसिडेंट से डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के पर्सपेक्टिव से क्या की लर्निंग्स हैं, मुख्य सीख हैं,
खास करके यूपीएससी के लिए? दी SMVDSB एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो JNK लेजिस्लेचर के एक एक्ट से बनी है। इसका काम है पूरी वैष्णो देवी पिलग्रिमेज को मैनेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे ट्रैक्स, शेल्टर्स, सैनिटेशन, क्राउड कंट्रोल करना और सबसे इम्पोर्टेंट पिलग्रिम्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना। ओके। अब ये श्राइन लोकेटेड कहाँ है? त्रिकुटा हिल्स में हाई ऑल्टीट्यूड पर। ये रीजन इकोलॉजिकली सेंसिटिव, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है और जियोलॉजिकली एक्टिव भी है हिमालयन रीजन का। इसका मतलब है कि यहाँ नेचुरल हैजर्ड्स जैसे लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड्स, अचानक बाढ़, अर्थक्वेक्स, एक्सट्रीम वेदर, खराब मौसम का रिस्क हमेशा रहता है। पहले भी हुआ ऐसा कुछ? हिस्ट्री में भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे 2022 में एक स्टैम्पीड हुई थी गेट नंबर 3 के पास, जिसमें भी जानें गई थीं। तो चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं। अब इस लेटेस्ट लैंडस्लाइड ट्रेजेडी के बाद एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, तकनीकी हस्तक्षेप जो सोर्सेज हाईलाइट कर रहे हैं, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र बेस्ड ट्रैकिंग को मैंडेटरी करना और मजबूत करना सभी पिलग्रिम्स के लिए। ये सिस्टम पहले से था पर अब इस पर ज्यादा जोर है। RFID ये कैसे हेल्प करेगा? नाउ RFID टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करती है, इसके दो पहलू हैं, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। अच्छा। रिएक्टिव यूटिलिटी, प्रतिक्रियात्मक उपयोगिता। मान लो डिजास्टर हो गया जैसे ये लैंडस्लाइड, तो सबसे पहला चैलेंज होता है कितने लोग अफेक्टेड एरिया में थे, कौन थे। RFID टैग्स हर पिलग्रिम को एक यूनिक डिजिटल ID देते हैं, तो अथॉरिटीज स्कैनर्स और रीडर्स यूज करके पोटेंशियली एक लिस्ट जनरेट कर सकती हैं कि उस टाइम उस स्पेसिफिक ट्रैक सेक्शन पर कौन-कौन लोग थे जिनके टैग्स रीड हुए थे। This helps tremendously in search and rescue operations, casualty identification, हताहतों की पहचान में और families को accurate information देने में। ये accountability, जवाबदेही और traceability पता लगाने की क्षमता बढ़ाता है। ओके, ये तो डिजास्टर के बाद की बात हुई। प्रोएक्टिव कैसे? प्रोएक्टिव यूटिलिटी, सक्रिय उपयोगिता, ये शायद लॉन्ग टर्म में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। RFID का असली पोटेंशियल है रियल टाइम क्राउड मैनेजमेंट, वास्तविक समय भीड़ प्रबंधन और रिस्क मिटिगेशन, जोखिम शमन में। RFID रीडर्स जो पूरे ट्रैक पर लगे हैं वो कंटिन्यूअसली डेटा जनरेट करते हैं, कौन सा पिलग्रिम कहाँ है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस डेटा को एनालाइज करके SMVDSB पिलग्रिम फ्लो को मॉनिटर कर सकती है। वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रैक के किस हिस्से में बॉटलनेक बन रहा है, कहां पर क्राउड डेंसिटी डेंजरसली हाई हो रही है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो डायनामिकली मैनेज, गतिशील रूप से प्रबंध कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर भवन के पास भीड़ बढ़ रही है तो कटरा बेस कैंप से टेम्पररी लोगों को आगे जाने से रोक सकते हैं ताकि स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन ना बने। अब इमेजिन करो इस रियल टाइम RFID डेटा को इंटीग्रेट करना सोफिस्टिकेटेड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स के साथ, या लैंडस्लाइड का हाई अलर्ट है तो अथॉरिटीज उस जोन में पिलग्रिम्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट या हॉल्ट कर सकती हैं, उन्हें सेफर लोकेशंस पे डाइवर्ट कर सकती हैं। तो ये सिंपल RFID कार्ड एक पावरफुल डेटा ड्रिवन क्राउड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, भीड़ और आपदा प्रबंधन प्रणाली का टूल बन जाता है। वाओ, दैट्स एक्चुअली फैसिनेटिंग। मतलब टेक्नोलॉजी को सिर्फ काउंट करने के लिए नहीं बल्कि एक्टिवली रिस्क को मैनेज करने और जाने बचाने के लिए यूज करना। ब्रिलियंट। लेकिन ये डिसीजन लेना कि यात्रा को 22 दिन बंद रखो फिर कंडीशनली रिज्यूम करो, ये SMVDSB के लिए कितना टफ रहा होगा। एक तरफ लाखों लोगों की फेथ, आस्था, दूसरी तरफ लोकल इकोनॉमी जो पूरी तरह यात्रा पर डिपेंडेंट है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी की जिम्मेदारी। हाउ डू दे इवन बैलेंस दीज? बिल्कुल, दिस इज द हार्ट ऑफ द गवर्नेंस डिलेमा। शासन की द्विधा है इन सिचुएशंस में। SMVDSB 3 बहुत बड़े अक्सर कॉन्फ्लिक्टिंग प्रेशर्स, परस्पर विरोधी दबाव के बीच फंसी हुई थी। पहला, द प्रेशर ऑफ फेथ, आस्था का दबाव। वैष्णो देवी इंडिया के सबसे पूजनीय श्राइन्स में से एक है। लाखों पिलग्रिम्स का डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन, भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव है। उनकी तरफ से इमेंस प्रेशर होता है कि यात्रा बंद ना हो या जल्दी से जल्दी खुले। स्वाभाविक है। सोर्सेज में जिक्र है कि स्ट्रैंडेड डिवोटीज ने प्रोटेस्ट्स भी किए, कुछ ने सिक्योरिटी कॉर्डन्स तोड़ने की कोशिश भी की। ये उनकी डेस्परेशन और फेथ को दिखाता है।
दूसरा प्रेशर क्या था? दूसरा इकोनॉमिक प्रेशर, आर्थिक दबाव। कटरा टाउन और आसपास के विलेजेस की इकोनॉमी ऑलमोस्ट एंटायरली पिलग्रिमेज पर डिपेंडेंट है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, पोनी वाले, पालकी वाले, लोकल ट्रांसपोर्ट, हजारों लोगों की लाइवलीहुड्स, रोजी रोटी जुड़ी हैं। 22 दिन का सस्पेंशन मतलब उनके लिए मैसिव इकोनॉमिक लॉस, भारी आर्थिक नुकसान। सोर्सेज मेंशन करते हैं कि ट्रेडर्स में ट्रेपिडेशन थी, घबराहट थी। ये उनका सर्वाइवल का सवाल है। सही बात है। और तीसरा द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी, सुरक्षा की जिम्मेदारी। ये स्टेट का या इस केस में श्राइन बोर्ड का पैरामाउंट ड्यूटी, सर्वोपरि कर्तव्य है नागरिकों, पिलग्रिम्स की जान बचाना। 34 डेथ्स के बाद SMVDSB पर जबरदस्त मॉरल, एथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कानूनी जिम्मेदारी थी कि वो तब तक यात्रा रिज्यूम ना करे जब तक ट्रैक पूरी तरह सेफ ना हो। वो रिस्क नहीं ले सकते थे। तो बोर्ड का फाइनल डिसीजन रिजम्पशन करना, लेकिन सब्जेक्ट टू फेवरेबल वेदर कंडीशंस, अनुकूल मौसम की स्थिति के अधीन। ये इन तीनों कंपीटिंग डिमांड्स, प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच एक डेलिकेट बैलेंस, नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। इट एक्नॉलेजेस फेथ एंड इकोनॉमी बट पुट सेफ्टी एज द नॉन निगोशिएबल प्रीरेक्विजिट। गैर परमकार पूर्वापेक्षा, ये तो एथिक्स के लिए बढ़िया केस स्टडी है। हाँ बिल्कुल, ये पूरा सिनेरियो GS पेपर 4 एथिक्स, GS पेपर 4 एथिक्स के लिए एक जबरदस्त केस स्टडी है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग, जहां मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, हितधारक, कंपीटिंग वैल्यूज, प्रतिस्पर्धी मूल्य और पोटेंशियल रिस्क्स इन्वॉल्व्ड हों। Absolutely, the ethical dimension is very strong here. और ये जो ट्रेजेडी हुई, हेवी रेन्स, क्लाउड बर्स्ट, इसका कनेक्शन क्लाइमेट चेंज से भी है क्या? शुड वी सी दिस एज जस्ट अ वन ऑफ इवेंट और समथिंग मोर सिस्टमैटिक? दैट्स अ क्रिटिकल क्वेश्चन। हमें डॉट्स कनेक्ट करने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज एज अ सिस्टेमिक थ्रेट मल्टीप्लायर, जलवायु परिवर्तन एक प्रणालीगत खतरा गुणक के रूप में। देखिए, एक सिंगल वेदर इवेंट को डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से एट्रीब्यूट करना कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन साइंटिफिक कंसेंसस, वैज्ञानिक सहमति बहुत क्लियर है। द हिमालयन रीजन, हिमालयी क्षेत्र, इज अ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट, जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट। अच्छा। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चरम मौसम की घटनाएं जैसे इंटेंस रेनफॉल बर्स्ट्स, क्लाउड बर्स्ट्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट्स, GLOFs, लैंडस्लाइड्स की फ्रीक्वेंसी, बारंबारता और इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ रही है। ये रीजन ग्लोबल एवरेज से ज्यादा तेजी से वार्म हो रहा है, स्नो कवर कम हो रहा है, ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न्स ज्यादा एराटिक और इंटेंस हो रहे हैं। तो मतलब ये वैष्णो देवी लैंडस्लाइड सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्सीडेंट या दुर्घटना नहीं, बल्कि एक लार्जर वरिंग ट्रेंड, बड़ी चिंताजनक प्रवृत्ति का सिम्टम हो सकता है, लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज impacting the fragile Himalayan ecology. That is the strong possibility and the most concerning implication. ये न सिर्फ वैष्णो देवी बल्कि हिमालय में सभी हाई एल्टीट्यूड पिलग्रिमेज रूट्स, उच्च ऊंचाई वाले तीर्थ मार्ग, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब की बढ़ती वल्नरेबिलिटी, बढ़ती भेद्यता को उजागर करता है। ये सब इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में है। तो फिर क्या करना चाहिए? फंडामेंटली रीअसेस, मौलिक रूप से पुनर्मूल्यांकन आर डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर दीज रीजन्स। सिर्फ ट्रैक रिपेयर करना या रेस्क्यू टीम्स तैयार रखना काफी नहीं होगा। हमें प्रोएक्टिव क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग, जलवायु लचीला योजना चाहिए। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? बेटर लोकलाइज्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, स्थानीयकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली, लैंडस्लाइड्स और फ्लश फ्लड्स के लिए टेक्नोलॉजी जैसे RFID का इस्तेमाल, सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं बल्कि वेदर फोरकास्ट्स के बेसिस पर रूट की कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता को डायनामिकली असेस करने के लिए भी, शायद स्लोप स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स का स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन, और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल पीक रिस्क सीजन्स में पिलग्रिम नंबर्स को रेगुलेट या कैप करना भी पड़े। ये मुश्किल होगा। हाँ, ये टफ है फेथ और इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हुए, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़े हुए रिस्क को इग्नोर करना अब ऑप्शन नहीं है। इट्स अ हार्ड रियलिटी चेक फॉर इकोनॉमिक एंड अर्बन गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था और शहरी शासन। रेगुलेशन ऑफ बाइक टैक्सीज इन मुंबई में बाइक टैक्सी का विनियमन। ओके, चलो फिर से गियर बदलते हैं। अब चलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। वहाँ के कम्यूटर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। ऐप बेस्ड एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर, रैपिडो
को फाइनली 30-डे प्रोविजनल लाइसेंसेस 30 दिवसीय अनंतिम लाइसेंस मिल गए हैं बाइक टैक्सी ऑपरेट करने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR, मुंबई महानगरीय क्षेत्र में। ये क्या सीन है? पहले तो इन पर बैन लगा था ना? यस, एग्जैक्टली। ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट, बड़ा नीतिगत बदलाव है। बाइक टैक्सीज मुंबई में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, ट्रैफिक में फास्ट है, अफोर्डेबल है और ख़ास करके लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए बहुत यूज़फुल है, मेट्रो ट्रेन स्टेशन से घर या ऑफिस तक। लेकिन जैसा आपने कहा, ये लीगल ग्रे एरिया में ऑपरेट कर रही थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जनवरी 2023 में एक ऑर्डर निकाला था जिससे प्राइवेट टू व्हीलर्स, निजी दोपहिया वाहन जिनके नंबर प्लेट्स वाइट होते हैं, नॉन ट्रांसपोर्ट वाले, का कमर्शियल राइड हेलिंग, वाणिज्यिक राइड हेलिंग के लिए इस्तेमाल इफेक्टिवली बैन हो गया था। अच्छा, कारण क्या था? रीजन दिया गया था सेफ्टी कंसर्न, सुरक्षा चिंताएं, स्पेसिफिक रेगुलेशंस की कमी वगैरह। इस बैन के बावजूद कंपनीज ऑपरेट करती रहीं और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज उन पर एक्शन लेती रहीं, FIRs भी हुई, एक लीगल टसल चल रहा था। तो अब गवर्नमेंट ने अपना मन बदल लिया बैन से रेगुलेशन की तरफ। व्हाट प्रॉम्प्टेड दिस यू टर्न? पब्लिक डिमांड या कुछ और? It's a classic case of public policy trying to catch up with market reality and technological disruption. तकनीकी व्यवधान, from prohibition to regulation, निषेध से विनियमन तक। शुरू में गवर्नमेंट का रिएक्शन था बैन लगा दो। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जेन्युइन सेफ्टी कंसर्न्स, ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स जैसे ऑटो रिक्शा, ऑटो शिक्षा से प्रेशर जिनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा था, और एग्जिस्टिंग मोटर व्हीकल्स एक्ट में बाइक टैक्सीज के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस का ना होना। लेकिन हुआ क्या? सर्विस बंद नहीं हुई क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत थी। मुंबई में ट्रैफिक और लास्ट माइल गैप एक रियल प्रॉब्लम है। बाइक टैक्सीज उसका एक सोल्यूशन ऑफर कर रही थी। तो बैन के बावजूद डिमांड बनी रही, ऑपरेशंस चलते रहे, भले ही इलीगली। इवेंचुअली गवर्नमेंट को शायद रियलाइज हुआ कि प्रोहिबिशन काम नहीं कर रहा था और शायद बेस्ट अप्रोच भी नहीं था। तो उन्होंने रास्ता बदला। सो दे चेंज्ड ट्रैक। अब महाराष्ट्र बाइक टैक्सी रूल्स 2025 बनाए गए हैं और ये प्रोविजनल लाइसेंसेस दिए गए हैं। दिस ब्रिंग्स बाइक टैक्सीज अंडर अ फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, औपचारिक नियामक ढांचा। ये एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है कि अगर कोई इनोवेशन लोगों की रियल नीड पूरी कर रहा है तो उसे सप्रेस करने के बजाय उसे रेगुलेट करना, उसको फॉर्मल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करना बेटर है। अच्छा। ऑफ कोर्स रेगुलेशन के साथ कंडीशंस आएंगी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स, शायद ड्राइवर वेरिफिकेशन और जैसा कि हम अब डिस्कस करेंगे, फेयर रेगुलेशन। इट्स अ प्रैग्मेटिक मूव। और इस रेगुलेशन में सबसे शॉकिंग या सरप्राइजिंग एलिमेंट लग रहा है फेयर स्ट्रक्चर, किराया संरचना। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी STA ने फेयर्स फिक्स कर दिए हैं। मिनिमम फेयर, न्यूनतम किराया 15 रुपए, 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट 1.5 किलोमीटर्स, और उसके बाद 10.27 रुपीज पर सब्सीक्वेंट किलोमीटर, प्रति अगले किलोमीटर। वेट, ये तो ओला उबर के डायनामिक सर्ज प्राइसिंग मॉडल से बिल्कुल अलग है। वो तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस बढ़ाते घटाते रहते हैं। हाउ कैन द स्टेट जस्ट फिक्स द फेयर? Exactly. This is the headline grabbing part. State intervention in algorithm pricing. ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्रीगेटर्स का पूरा बिजनेस मॉडल डायनामिक प्राइसिंग या सर्च प्राइसिंग पर बेस्ड है। हाँ। उनके एल्गोरिथम्स रियल टाइम में डिमांड और सप्लाई को देखकर फेयर्स एडजस्ट करते हैं। पीक आवर्स में या बारिश में फेयर्स जंप कर जाते हैं। महाराष्ट्र STA, महाराष्ट्र राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इस मॉडल को कंप्लीटली इग्नोर किया है बाइक टैक्सीज के लिए। तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया? उन्होंने खटुआ कमेटी का फॉर्मूला यूज किया है फेयर डिसाइड करने के लिए। ये वही कमेटी है जिसका फॉर्मूला महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा और ब्लैक एंड येलो टैक्सीज का फेयर्स डिसाइड करने के लिए यूज होता है। उसी फॉर्मूला को अब बाइक टैक्सीज पर भी लगा दिया गया है, जिससे ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड फेयर स्ट्रक्चर, मानक किराया संरचना निकला है। होली स्मोक्स, मतलब स्टेट ने कहा तुम्हारे फैंसी एल्गोरिदम्स अपनी जगह, हम पब्लिक इंटरेस्ट में एक स्टैंडर्ड प्रिडिक्टेबल फेयर देंगे।
दिस गिव्स प्रायोरिटी टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण एंड फेयर प्रेडिक्टेबिलिटी, किराया पूर्वानुमेयता, ओवर द प्योर मार्केट फोर्सेस, बाजार की ताकतें अप्रोच ऑफ द एग्रीगेटर्स। इसके तो वाइडर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं पूरे गिग इकोनॉमी रेगुलेशन के लिए। जबरदस्त implications. This could potentially set a huge precedent, बड़ी मिसाल, for other states and other gig economy sectors. अगर स्टेट गवर्नमेंट बाइक टैक्सी फेयर्स को इस तरह फिक्स कर सकती है तो कल को ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो जाएगा कि 4-व्हीलर कैब्स, 4 पहिया कैब के सर्ज प्राइसिंग को भी कैप सीमित किया जाए। हाँ, ये हो सकता है। ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म्स जो हाई कमीशंस चार्ज करते हैं रेस्टोरेंट्स से या डिलीवरी फीस लेते हैं कस्टमर से, उनके स्ट्रक्चर्स को भी रेगुलेट किया जाए। ये सीधा सीधा चैलेंज करता है उस लाजे फेयर अप्रोच को, अहस्तक्षेपवादी अप्रोच को जो अब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए रहा है। इट सिग्नल्स अ पोटेंशियल शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर स्टेट ओवरसाइट, अधिक राज्य निरीक्षण, फोकस्ड ऑन इंश्योरिंग फेयरनेस, प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन, शोषण and protecting consumer interests in the rapidly growing gig economy. This is big. For sure. और मुंबई जैसे सिटी में जहां डेली कम्यूट एक बैटल है, वहां ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाला पॉइंट बहुत वैलिड है। मेट्रो से उतरो या लोकल से उतरो, फिर ऑटो ढूंढो, बार्गेन करो। बाइक टैक्सी seems like a convenient and now regulated or potentially cheaper option. Exactly. फॉर्मलाइजिंग अर्बन मोबिलिटी, शहरी गतिशीलता को औपचारिक बनाना, ये इसका प्रैक्टिकल अर्बन गवर्नेंस इम्पैक्ट है। बाइक टैक्सीज एक क्रिटिकल गैप फिल करती हैं। मुंबई जैसे कंजेस्टेड सिटी में इनके क्लियर एडवांटेजेस हैं। पहला, अफोर्डेबिलिटी। अब फिक्स्ड फेयर के साथ ये ऑटो और टैक्सी से सिग्निफिकेंटली चीपर है। सोर्सेज में कंपैरिजन दिया है। हाँ, कितना फर्क है? बाइक टैक्सी मिनिमम फेयर 15 रुपए 1.5 किलोमीटर के लिए, रेट किलोमीटर 10.27, मिनिमम फेयर 26 1.5 किलोमीटर, रेट किलोमीटर 17.14, 17.14। ब्लैक एंड येलो टैक्सी मिनिमम फेयर 31 1.5 किलोमीटर, रेट किलोमीटर 20.66, 20.66। क्लियर डिफरेंस है। हाँ, काफी सस्ता है। दूसरा, स्पीड एंड एजिलिटी, गति और फुर्ती। ट्रैफिक में ये कार्स से ज्यादा इजीली मैनूवर कर सकती हैं। तीसरा, लास्ट माइल सॉल्यूशन, मेट्रो ट्रेन बस स्टॉप से फाइनल डेस्टिनेशन तक के लिए आइडियल है। सही। अब तक ये सर्विस इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से चल रही थी, बिना प्रॉपर रेगुलेशन के। अब लाइसेंसिंग और फेयर फिक्सेशन के साथ स्टेट इसको फॉर्मल अर्बन मोबिलिटी प्लान, औपचारिक शहरी गतिशीलता योजना का हिस्सा बना रहा है। ये एक तरह से स्टेट का एडमिशन भी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन अकेला पूरी मोबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। हमें प्राइवेट प्लेयर्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस को रेगुलेटेड तरीके से कंट्रीब्यूट करने के लिए स्पेस क्रिएट करना होगा। तो अब आगे क्या? और एग्रीगेटर्स इस फिक्स्ड फेयर मॉडल पर कैसे रिएक्ट करते हैं, और क्या दूसरे स्टेट्स महाराष्ट्र के इस कदम को फॉलो करेंगे? डेफिनेटली अ स्पेस टू वॉच। फाइनल टॉपिक आज की डिटेल डिस्कशन के लिए ये जुड़ा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राज्य व्यवस्था और शासन से, और एक काफी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकली सेंसिटिव लीगल केस, कानूनी मामला से, द नेशनल हेरल्ड केस, नेशनल हेरल्ड मामला। कल यानी सितंबर 16 को दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट, विशेष अदालत में इसकी हेयरिंग, सुनवाई थी। क्या हुआ कोर्ट में? कोई मेजर डेवलपमेंट? कल की जो हेयरिंग थी वो प्राइमरली प्रोसीजरल थी, यानी केस के सब्सटेंस या मेरिट्स पर बात नहीं हुई, बल्कि प्रोसेस पर हुई। ये केस, जैसा कि हम जानते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, धन शोधन निवारण अधिनियम। तो कल स्पेशल कोर्ट का फोकस था ये सुनिश्चित करना कि उसके पिछले ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ है या नहीं। स्पेसिफिकली कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया था कि अक्यूज्ड पार्टीज को, आरोपी पक्ष को, केस से जुड़े कुछ की फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं। कल कोर्ट ने कंफर्म किया कि ये डॉक्यूमेंट शेयर हो गए हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स? वो डॉक्यूमेंट्स था, पहला द एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR, प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट। ये ईडी का इक्विवेलेंट होता है पुलिस FIR का। पहला द एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR, प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट। दूसरा द ओरिजिनल 2014 प्राइवेट कंप्लेंट, निजी शिकायत, जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल की थी, जिसके बेसिस पर यह पूरा मामला शुरू हुआ था इनिशियली एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में।
कोर्ट ने कंप्लायंस नोट करने के बाद अगली हियरिंग सितंबर 26 के लिए फिक्स कर दी है फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशंस, अतिरिक्त स्पष्टीकरण। इंपॉर्टेंटली, सोर्सेज मेंशन करते हैं कि कोर्ट ने अभी तक ईडी की चार्जशीट, आरोप पत्र, जिसे पीएमएलए में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट कहते हैं, का कॉग्निजेंस संज्ञान नहीं लिया है। ओके, होल्ड ऑन। इससे पहले कि हम कल की हियरिंग की सिग्निफिकेंस समझें, एक क्विक रिफ्रेशर दे सकते हैं। ये नेशनल हेरल्ड केस एग्जैक्टली है क्या, शॉर्ट में? और ये ECIR क्या बला है? FIR जैसा ही है क्या? बिल्कुल। चलो जल्दी से कोर एलिगेशन को रिकैप करते हैं। केस में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, वित्तीय अनियमितताएं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश, चीटिंग और ईडी के पर्सपेक्टिव से सबसे जरूरी मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन के आरोप शामिल हैं। डॉक्टर स्वामी की ओरिजिनल कंप्लेंट का सेंट्रल पॉइंट ये था कि एक कंपनी बनाई गई यंग इंडियन, जिसमें कांग्रेस लीडर्स सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मेजर शेयर होल्डिंग थी। कथित तौर पर इस कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL को एक फ्रॉडुलेंट तरीके से, धोखाधड़ी के तरीके से एक्वायर किया। AJL क्या थी? AJL नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी और इसके पास पूरे देश में बहुत वैल्यूएबल रियल एस्टेट एसेट्स थीं, कथित तौर पर हजारों करोड़ की। कांग्रेस पार्टी ने AJL को ओवरटाइम लोन्स दिए थे जो लगभग 90 करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे और AJL उसे रीपे नहीं कर पा रही थी। अच्छा। एलिगेशन ये है कि यंग इंडियन, यंग II ने ये 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी से एक्वायर कर लिया, सिर्फ 50 लाख रुपए की पेमेंट करके, और इसके बदले में YI को AJL के ऑलमोस्ट सारे शेयर्स मिल गए। इस तरह इफेक्टिवली 50 लाख रुपए में AJL की मैसिव रियल एस्टेट एसेट्स पर YI का कंट्रोल हो गया। ये है कोर एलिगेशन। इसी ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी ने पीएमएलए के अंडर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ये देखते हुए कि क्या इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अपराध की आय इन्वॉल्व हैं और क्या उन्हें लॉन्डर किया गया है। ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल की है। गॉट इट। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है जिसमें कंपनीज, लोन्स और वैल्यूएबल एसेट्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो अब आते हैं कल की हियरिंग पर। आपने कहा कोर्ट ने सिर्फ प्रोसीजरल कंप्लायंस चेक किया और अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया है। इसका क्या मतलब है? Why is this procedural step of sharing documents like ECIR and original complaint so important? और cognizance ना लेना ये क्या indicate करता है? This takes us to the heart of judicial process. The meticulous nature of judicial due process. न्यायिक उचित प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक प्रकृति। कल की हियरिंग भले ही हेडलाइंस ना बनाए, लेकिन रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का ये सुनिश्चित करना कि अक्यूज्ड को फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ये नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के फंडामेंटल प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है। ऑडी अल्टरम पार्टेम, लेट द अदर साइड बी हर्ड, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। अगर अक्यूज्ड को पता ही नहीं होगा कि उनके खिलाफ एग्जैक्ट एलिगेशन क्या है जो ओरिजिनल कंप्लेंट में होगी, और ईडी की इन्वेस्टिगेशन किस बेसिस पर शुरू हुई जो ECIR में मेंशन्ड होगा, तो वो अपना इफेक्टिव डिफेंस, प्रभावी बचाव कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये फेयरनेस के लिए क्रिटिकल है। सही बात है। और कॉग्निजेंस न लेने का क्या मतलब? अब दूसरा पॉइंट, कॉग्निजेंस ना लेना, ये लीगली बहुत सिग्निफिकेंट है। कॉग्निजेंस लेना कोर्ट का वो एक्ट है जिसके बाद ऑफिशियली माना जाता है कि कोर्ट ने केस को नोटिस में ले लिया है और अब ट्रायल की तरफ बढ़ेगा, समन इशू होंगे, चार्जेस फ्रेम होंगे वगैरह। कॉग्निजेंस लेने से पहले जज को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होता है चार्जशीट और उसके साथ लगाए गए एविडेंस पर। अच्छा। जज को देखना होता है कि क्या प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया यानी ऑन द फेस ऑफ इट, केस बनता है या नहीं। क्या इतना मटेरियल है कि अक्यूज्ड को ट्रायल फेस करने के लिए बुलाया जाए। कोर्ट का अभी तक कॉग्निजेंस न लेना और फर्दर क्लैरिफिकेशंस, अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगना, ये सजेस्ट करता है कि जज अभी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है या कुछ एस्पेक्ट्स पर और क्लैरिटी चाहते हैं ईडी से। ये दिखाता है कि जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट गेट कीपिंग फंक्शन परफॉर्म करती है। वो ब्लाइंडली प्रोसिक्यूशन की स्टोरी एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि स्क्रूटिनी करती है। ये सिटीजन को स्टेट की आर्बिट्ररी पावर से बचाने का एक मैकेनिज्म है। राइट। तो कोर्ट एक तरह से चेक लगा रही है एक्चुअल ट्रायल शुरू करने से पहले। अब वो ECIR वाला सवाल, इज इट जस्ट लाइक एन FIR? और इसको शेयर करने पर पहले कुछ कंट्रोवर्सी थी ना? Yes, the legal status and accessibility of the ECIR has been a point of contention. ECIR and transparency in PMLA jurisprudence. PMLA न्यायशास्त्र में
ईसीआर और पारदर्शिता। देखिए, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है अंडर सीआरपीसी, तो वो एफआईआर रजिस्टर करती है। एफआईआर की कॉपी अक्यूज को मिलना उनका राइट है और ये जनरली पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। हाँ, ईडी जब पीएमएलए के अंडर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो वो इंटरनली एक ईसीआई रजिस्टर करती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ईडी का स्टांस था कि ईसीआई एक इंटरनल डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट है, एफआईआर जैसा नहीं है और इसे अक्यूज को ऑटोमेटिकली देना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो अब क्या है? इस पर काफी लिटिगेशन हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी केस 2022 में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी। हालांकि एग्जैक्ट नेचर और मैंडेटरी शेयरिंग डिबेटेड रही, लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहे हैं। तो इस स्पेसिफिक हाई प्रोफाइल केस में स्पेशल कोर्ट का एक्सप्लिसिटली ऑर्डर करना कि ईसीआईआर अक्यूज को दी जाए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के उद्देश्य से, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये दिखाता है कि कोर्ट्स पीएमएलए जैसे स्ट्रिंजेंट लॉ, सख्त कानून में भी अक्यूज्ड के प्रोसीजरल राइट्स, प्रक्रियात्मक अधिकार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ये नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो ये पूरा केस, इसके प्रोसीजरल स्टेजेस में भी हमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, जांच एजेंसियां जैसे ईडी के फंक्शनिंग, पीएमएलए जैसे लॉज के एप्लीकेशन और जुडिशियल ओवरसाइट, न्यायिक निगरानी के बारे में काफी कुछ सिखाता है। एक प्रैक्टिकल लेसन इन गवर्नेंस एंड लॉ। एब्सोल्युटली, इट सर्व्स एज अ केस स्टडी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एंड जुडिशियल प्रोसेस। जांच एजेंसियों के कामकाज और न्यायिक प्रक्रिया पर एक केस स्टडी बहुत रेलेवेंट है जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए। आप प्रोसेस देखिए कैसे अनफोल्ड हुआ है। हाँ, बताइए। पहला, इनिशिएशन वाया प्राइवेट कंप्लेंट, निजी शिकायत द्वारा शुरुआत। केस शुरू हुआ एक प्राइवेट सिटीजन की कंप्लेंट से मजिस्ट्रेट कोर्ट में। दूसरा, एजेंसी टेक्स ओवर, एजेंसी द्वारा जांच संभालना। बेस्ड ऑन कोर्ट ऑर्डर्स और अदर ट्रिगर्स, ईडी रजिस्टर्स ईसीआईआर अंडर पीएमएलए and starts its independent investigation focusing on money laundering aspects. तीसरा, investigation and filing of charge sheet. ED conducts probe, summon करती है लोगों को, assets attach करती है और फिर एक detailed charge sheet, prosecution complaint file करती है designated special PMLA कोर्ट में। चौथा, pre-cognizant scrutiny. अब केस इस स्टेज पर है, कोर्ट चार्ज शीट को एग्जामिन कर रही है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स चेक कर रही है, क्लैरिफिकेशंस मांग रही है बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू टेक कॉग्निजेंस। और पांचवा स्टेज, पांचवा, पोस्ट कॉग्निजेंस फाइल, संज्ञान के बाद मुकदमा। अगर कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है तब एक्चुअल ट्रायल शुरू होगा। ये पूरा फ्लो चार्ट एक एस्पिरेंट को समझने में हेल्प करता है कि ऐसे हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल क्राइम केसेस कैसे नेविगेट करते हैं थ्रू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ कंप्लेनेंट्स, शिकायतकर्ता, पावरफुल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, शक्तिशाली जांच एजेंसियां, स्पेसिफिक लॉज लाइक पीएमएलए और जुडिशरी, न्यायपालिका का क्रूशियल ओवरसाइट रोल। एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन। तो अगली डेट है सितंबर 26। लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन रिगार्डिंग द कॉग्निजेंस इशू। 6, मोटिवेशन बॉक्स। यार, आज की डिस्कशन सुनकर एक बात तो क्लियर है, चाहे वो वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड के बाद ट्रैक क्लियर करना हो, या इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स में कॉम्प्लेक्स इश्यूज सॉर्ट करना हो, या कोर्ट में एक केस की हर डिटेल को मेटिकुलसली देखना हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट अचीव करने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है और कंसिस्टेंसी लगती है ना? इट्स ऑल अबाउट द ग्राइंड। बिल्कुल सही पकड़ा। और यही लेसन आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए भी 100% एप्लीकेबल है। ये कोई 100 मीटर डैश नहीं है, ये एक मैराथन है। अ मैराथन ऑफ डेली डिसिप्लिन, ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट, तब भी जब मन ना कर रहा हो। जैसे अथॉरिटीज ने वैष्णो देवी का पत्थर दर पत्थर रास्ता साफ किया, वैसे ही आपको अपने सिलेबस का पहाड़ टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करना है। जैसे कोर्ट हर डॉक्यूमेंट, हर प्रोसीजर को केयरफुली चेक कर रहा है, वैसे ही आपको हर कॉन्सेप्ट, हर फैक्ट को थोरोली समझना है। वो जो बड़ा सा सिलेबस देख के कभी कभी डर लगता है ना, भूल जाओ उसको। जस्ट फोकस ऑन टुडे। आज का टारगेट क्या है? वो चैप्टर पढ़ना है, पढ़ डालो। वो आंसर लिखना है, लिख डालो। वो रिवाइज करना है, कर डालो। डोंट वरी अबाउट द एंटायर माउंटेन, फोकस ऑन द सिंगल स्टेप यू मस्ट टेक टुडे। आज जो एक कदम उठाना है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हर छोटा एफर्ट, हर छोटा डिसिप्लिन जब कंसिस्टेंटली किया जाता है, एड्स अप, वही कंपाउंड होता है। एग्जैक्टली। वही स्मॉल डेली विन्स एक्यूमुलेट जमा होती हैं, होकर आपको फिनिश लाइन तक ले जाती हैं। सक्सेस इजंट वन जायंट लीप, इट्स द सम टोटल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल persistent steps taken in the right direction. तो जब भी लो फील करो, याद रखना, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप, कीप ग्राइंडिंग, स्टे कंसिस्टेंट। ध्यान केंद्रित रखें, निरंतर बने रहें,
You are capable of much more than you think. You absolutely got this. आप ये कर सकते हैं। Keep that fire burning. 7. Today's prelims facts. चलो भाई, अब टाइम है क्विक रिकॉल का। Today's prelims facts. आज के prelims तथ्य। Let's hammer in those key factual nuggets जो एग्जाम में सीधे काम आ सकते हैं। रेडी? पॉइंट वाइज बताते जाइए। ओके, लेट्स फायर अवे। की फैक्ट्स जो आज की डिस्कशन से याद रखने हैं। पहला, स्वच्छता ही सेवा 2025। स्वच्छता ही सेवा SHS 2025। ये इस कैंपेन का 9th एडिशन है, संस्करण है, अंडर स्वच्छ भारत मिशन। ये जॉइंट इनिशिएटिव है, संयुक्त पहल है। किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOUA, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन DDWS, पेयजल और स्वच्छता विभाग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। दोनों याद रखना। फोकस इस साल का क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स CTUs। ओके, नेक्स्ट। दूसरा, PM MIT पार्क्स, PM मित्रा पार्क्स। स्कीम किस मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्रालय। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। एसोसिएटेड विजन क्या है? द 5F विजन। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ठीक है। तीसरा, RFID ट्रैकिंग एट वैष्णो देवी। वैष्णो देवी में RFID ट्रैकिंग अब मैंडेटरी, अनिवार्य है फॉर ऑल पिलग्रिम्स। RFID स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र। क्यों? फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ट्रेसेबिलिटी, पता लगाने की क्षमता, सेफ्टी, सुरक्षा एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, दोनों रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। चौथा पॉइंट। चौथा, खटुआ कमेटी। खटुआ समिति ये नाम कहाँ रेलिवेंट है? महाराष्ट्र में। स्टेट गवर्नमेंट इस कमेटी के दिए है फॉर्मूला को यूज करती है फेयर्स फिक्स करने के लिए फॉर ऑटो रिक्शा, टैक्सीज और अब न्यूली रेगुलेटेड बाइक टैक्सीज के लिए भी। पांचवा, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR। कौन रजिस्टर करता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED। कब? बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर PMLA। ये पुलिस FIR के जैसा है फंक्शनली, पर लीगली डिस्टिंक्ट, कानूनी रूप से अलग है और इसकी शेयरिंग को लेकर डिबेट रही है। और छठा फैक्ट। छठा, इंदिरा एकादशी। ये एकादशी कब आती है? ड्यूरिंग पितृपक्ष। एंसेस्ट्रल फोर्टनाइट। मान्यता क्या है? इस दिन फास्ट रखने से एंसेस्टर्स को पीस, शांति मिलती है और पितृदोष कम होता है। 8. मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऑल राइट, प्रीलिम्स फैक्ट्स डन। अब थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस अभ्यास प्रश्न बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन टुडे। इनको आंसर करने की कोशिश जरूर करना दोस्तों। दैट्स वेयर द रियल लर्निंग कंसोलिडेशन हैपेंस। बिल्कुल। Here are 3 questions designed to test your analytical understanding. पहला, Q1, the Seva Pakhwada model, integrating multiple welfare initiatives under a single thematic campaign, represents a distinct approach to governance. Critically analyze the strengths and potential weaknesses of this strategy of thematic convergence in achieving policy goals and fostering citizen engagement in India. 15 marks, 250 words. सेवा पखवाड़ा मॉडल, जो कई कल्याणकारी पहलों को एक ही विषयगत अभियान के तहत एकीकृत करता है, शासन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में विषयगत अभिसरण की इस रणनीति की शक्तियों और संभावित कमजोरियों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। अच्छा सवाल है। दूसरा, Q2, the recent tragedy and subsequent conditional resumption of the Vaishno Devi pilgrimage underscore the escalating challenges at the intersection of faith, local livelihoods, environmental fragility, and disaster risk in high-altitude pilgrimage sites, potentially exacerbated by climate change. Discuss the core disaster management challenges specific to such sites and propose a multi-pronged, technology-integrated strategy for enhanced safety and resilience. 15 marks, 250 words. हाल की त्रासदी और उसके बाद वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा की साक्षात बहाली उच्च ऊंचाई वाले तीर्थ स्थलों पर आस्था, स्थानीय आजीविका, पर्यावरणीय नाजुकता और आपदा जोखिम के बीच बढ़ती चुनौतियों को रेखांकित करती है, जो संभावित रूप से जलवायु परिवर्तन से बढ़ सकती हैं। ऐसे स्थलों के लिए विशिष्ट मुख्य आपदा प्रबंधन चुनौतियों पर चर्चा करें और बढ़ी हुई सुरक्षा और लचीलेपन के लिए एक बहुआयामी प्रौद्योगिकी एकीकृत रणनीति प्रस्तावित करें।
तीसरा सवाल। तीसरा, Q3, Maharashtra's decision to regulate app-based bike taxis, including the imposition of a state-fixed fare structure based on the Khatwa Committee formula, signals a significant policy shift from prohibition towards active regulation of the gig economy. Evaluate the potential implications of this move on urban mobility patterns, consumer welfare, the business models of tech aggregators, and the broader debate on gig economy governance in India. 10 marks, 150 words. महाराष्ट्र का ऐप आधारित बाइक टैक्सियों को विनियमित करने का निर्णय, जिसमें खुड्डुआ समिति के फॉर्मूले के आधार पर राज्य निर्धारित किराया संरचना लागू करना शामिल है, गिग इकोनॉमी के लिए निषेधात्मक से सक्रिय विनियमन की ओर एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का संकेत देता है। शहरी गतिशीलता पैटर्न, उपभोक्ता कल्याण, टेक एग्रीगेटर्स के बिजनेस मॉडल और भारत में गिग इकोनॉमी शासन पर व्यापक बहस पर इस कदम के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करें। 9. डेली क्विज, दैनिक प्रश्नोत्तरी। ओके, क्विज टाइम। अब देखते हैं कितना ध्यान से सुना। गेट रेडी टू टेस्ट योर रिकॉल। क्वेश्चन नंबर 1, स्वच्छता ही सेवा 2025 कैंपेन क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट CTUs को ट्रांसफॉर्म करने पर फोकस करता है। ये किन दो एंटिटीज का जॉइंट इनिशिएटिव है? ए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय और नीति आयोग। बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग। सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। डी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, स्वास्थ्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय। करेक्ट आंसर है बी, MOHUA एंड DDWS। दूसरा सवाल। कमेटी। करेक्ट आंसर है सी, खटुआ कमेटी। ये नाम याद रखना, महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट फेयर्स के लिए। तीसरा, वैष्णो देवी पिलग्रिम्स के लिए ट्रेसेबिलिटी और सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए मुख्य रूप से कौन सी टेक्नोलॉजी को अनिवार्य रूप से मजबूत किया जा रहा है? ए, फेशियल रिकग्निशन कैमरे, बी, GPS इनेबल्ड रिस्ट बैंड्स, सी, आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक्स, डी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड्स RFID। करेक्ट आंसर है डी, RFID। चौथा सवाल। चौथा, PM मित्रा स्कीम, जिसका उद्देश्य बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना है, किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करती है? ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। बी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्रालय। डी, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्रालय। पॉज। करेक्ट आंसर, सही उत्तर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। वो 5F विजन याद रखना। ओके, पांचवा और आखिरी सवाल। पांचवा, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR किससे रिलेटेड है? ए, पर्यावरण अपराधों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल ऑफेंसेस। बी, ED द्वारा PMLA के तहत जांच की शुरुआत, इनिशिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर द PMLA बाय ED। CBI द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में आरोप पत्र दाखिल करना, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इन करप्शन केसेस बाय CBI। डी, सर्टेन द्वारा साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स बाय सर्टेन। करेक्ट आंसर है बी, ये वो डॉक्यूमेंट है जो ED रजिस्टर करती है PMLA प्रोब शुरू करने के लिए। 10, रिवीजन फ्लैश कार्ड। कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करने का बेस्ट तरीका, हम क्वेश्चन बोलेंगे, कार्ड का फ्रंट साइड, आप आंसर सोचिए, फिर हम आंसर देंगे, कार्ड का बैक साइड। रेडी? चलो रीइंफोर्स करते हैं। SBM 2.0 वर्सेस SBM 1.0। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 SBM 2.0 का फोकस SBM 1.0 से सिग्निफिकेंटली कैसे अलग है? SBM 1.0 का फोकस मेनली ODF स्टेटस खुले में शौच मुक्त अचीव करने पर था। SBM 2.0 का फोकस है ODF स्टेटस को सस्टेन करना एंड उससे आगे ODF+, ODF++, वाटर प्लस स्टेटस तक जाना, जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन,
फीकल स्लज मैनेजमेंट, मलकीचड़ प्रबंधन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रीयूज अपशिष्ट जल उपचार पुनरुपयोग शामिल है। फोकस सिर्फ टॉयलेट से हटकर ओवरऑल सस्टेनेबल सैनिटेशन, स्थायी स्वच्छता पर शिफ्ट हुआ है। दूसरी, फ्लैश कार्ड। दूसरी, इंडिया यूएस ट्रेड हर्डल्स। चल रही ट्रेड नेगोशिएशंस में यूएस साइड से 2 मेजर डिमांड्स और इंडियन साइड से 2 मेजर डिमांड्स कंसर्न्स बताएं। यूएस डिमांड्स एग्री डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा मार्केट एक्सेस, कम इंडियन टैरिफ्स। इंडियाज डिमांड्स कंसर्न्स, जीएसपी बेनिफिट्स की बहाली, इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए आसान एक्सेस, यूएस टैरिफ्स खासकर प्यूनिटिव वाले पर चिंताएं। तीसरी, आरएफआईडी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। वैष्णो देवी जैसे पिलग्रिमेज साइट्स पर डिजास्टर मैनेजमेंट में आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव यूज बताएं। रिएक्टिव, डिजास्टर के बाद अफेक्टेड एरियाज में पिलग्रिम्स की क्विक आइडेंटिफिकेशन और अकाउंटिंग में मदद करता है। प्रोएक्टिव, रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग और फ्लो मैनेजमेंट को इनेबल करता है ताकि ओवरक्राउडिंग, स्टैम्पीड को रोका जा सके और वेदर अलर्ट्स के बेसिस पर डायनामिक एडजस्टमेंट्स की जा सकें। चौथी, फ्लैश कार्ड। चौथी, बाइक्स टैक्सी रेगुलेशन की फीचर। मुंबई में बाइक टैक्सीज के हालिया रेगुलेशन का उनके फेयर्स के संबंध में सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट एसटीए के जरिए एग्रीगेटर के डायनामिक सर्च प्राइसिंग मॉडल को बाईपास करके खटुआ कमेटी फॉर्मूला के आधार पर एक स्टैंडर्ड फेयर स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया है। मतलब एल्गोरिथमिक प्राइसिंग में स्टेट इंटरवेंशन। पांचवी और आखिरी, कॉग्निजेंस इन लीगल प्रोसेस। जब कोई कोर्ट किसी चार्जशीट कंप्लेन का कॉग्निजेंस लेती है तो इसका क्या मतलब होता है? कॉग्निजेंस लेना वो जुडिशियल एक्ट है जहां जज प्रेजेंटेड एविडेंस पर अपना माइंड अप्लाई करके डिसाइड करता है कि अक्यूज्ड के खिलाफ ट्रायल की तरफ केस को प्रोसीड करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड प्राइमा फेसी केस है। ये अक्यूज्ड के खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का फॉर्मल इनिशिएशन मार्क करता है। फ्यू, दैट वाज इंटेंस, लेकिन उम्मीद है सुपर यूजफुल रहा होगा। हमने कोशिश की है कि आज के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स को बिल्कुल डिटेल में हर एंगल से कवर करें। चलो जल्दी से आज की हमारी मैराथन डिस्कशन के एब्सोल्यूट कोर टेकअवेज, मुख्य बातें रिकैप कर लेते हैं। बिल्कुल, एसेंस को समराइज करते हैं। पहला, सेवा पखवाड़ा मॉडल। ये थीमैटिक कन्वर्जेंस की गवर्नेंस स्ट्रैटेजी दिखाता है जिसका एम सिनर्जी और विजिबिलिटी है, लेकिन एक्चुअल इंपैक्ट वर्सेस सिंबलिज्म के लिए इवैल्यूएशन की जरूरत है। दूसरा, इंडिया यूएस ट्रेड। बातचीत ट्रेड के जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति, रशियन ऑयल टैरिफ्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कृषि रेड लाइंस के साथ गहरे जुड़ाव को हाईलाइट करती है, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव डील मुश्किल हो जाती है। डुअल ट्रैक डिप्लोमेसी चल रही है। तीसरा, वैष्णो देवी। ये घटना और रिस्पॉन्स हाई एल्टीट्यूड श्राइन्स पर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते रिस्क और टेक ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट आरएफआईडी की क्रिटिकल जरूरत को अंडरस्कोर करते हैं, जिसे फेथ और इकोनॉमिक्स के साथ बैलेंस करना होगा। चौथा, मुंबई बाइक टैक्सेस रेगुलेशन गिग इकोनॉमी में प्रोहिबिशन से रेगुलेशन की तरफ शिफ्ट मार्क करता है, जिसमें प्राइसिंग में सिग्निफिकेंट स्टेट इंटरवेंशन, राज्य हस्तक्षेप है, जो एक पोटेंशियल प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। और पांचवा, नेशनल हेल्थ केस, प्रोसीजरल अपडेट्स, जुडिशियल ड्यू प्रोसेस, न्यायिक उचित प्रक्रिया, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ईसीआर शेयर करना और पीएमएलए जैसे स्ट्रिंजेंट रॉज के तहत भी कोर्ट के गेट कीपिंग रोल, कॉग्निजेंस स्टेज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। फैंटास्टिक समरी। और देखा कैसे ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं। गवर्नेंस, आईआर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, लॉ सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यूपीएससी में सक्सेस के लिए यही इंटरलिंकेजेस, अंतर संबंध समझना बहुत जरूरी है। Exactly. This isn't just about mugging up facts. It's about developing an analytical perspective. क्यों समझना क्या के पीछे। और ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, एक इन्फॉर्म्ड और इंगेज्ड सिटीजन, जागरूक और व्यस्त नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है। Couldn't agree more. तो हम आपको हाईली एनकरेज करेंगे इस डिस्कशन को जरूरत पड़े तो दोबारा सुनिए, पॉज करके नोट्स बनाइए और वो मेंस क्वेश्चंस, मेंस प्रश्न लिखने की कोशिश तो जरूर कीजिए। असली लर्निंग वहीं होगी। याद रखिए, आपकी मेहनत, आपका परसिवियरेंस, आपका डेली एफर्ट ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। लगे रहो, कंसिस्टेंट रहो। यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर वन डे एट अ टाइम। और हाँ, अगर आपको हमारा ये एफर्ट, ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट में बताइए, हम सब पढ़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस, बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सिर्फ 299 रुपीज़
₹299 पर मंथ में हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एक्सक्लूसिव एक्सेस एंड टू सपोर्ट अस डायरेक्टली। और अगर आपको आज का काम वाकई वैल्यू ऐड करता लगा हो तो आप हमें सुपर थैंक्स भेजकर भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ सस्टेनेबल, टिकाऊ बनाने में बहुत मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम विद अस ऑन सुन लो यूपीएससी। मिलते हैं बहुत जल्द न्यू टॉपिक्स और इक्वली गहन एनालिसिस के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।